गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में विदेशी अनेक शक्तियों का भारत पर आक्रमण और अंग्रेजों द्वारा सभी शक्तियों का दमन करके भारत से बाहर निकालना। लेकिन फ्रेंच की कुछ शक्तियां भारत के अंदर रह गई थी, तो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में जो संघर्ष हुए उनके बारे में आज देखेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों के आने से क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन और जो अन्य शक्तियां भारत के अंदर आई थी उनके साथ में संघर्ष। तो शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष, जब ब्रिटिश कंपनी आई थी, इंग्लैंड या अंग्रेज यहाँ पर, इंग्लैंड वाले या अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उस टाइम पर फ्रांसीसी भी आए थे और फ्रांसीसियों के साथ में अंग्रेजों के संघर्ष चले। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध वो 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था इनका ये युद्ध। और ये जो युद्ध था वो एंग्लो और फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध विस्तार था और जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था, ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का चयन होना था उससे प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक्सला चैपल संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। और जो संधि हुई थी, एक्सला चैपल संधि, उसके तहत ये युद्ध समाप्त हो गया था और इसी संधि के तहत भी जो कर्नाटक का युद्ध था वो भी समाप्त हो गया था। मतलब 1746 से 1748 ईस्वी में कर्नाटक प्रथम युद्ध का कारण जो था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को जो युद्ध चल रहा था उसके संघर्ष को लेकर ही ये युद्ध था। और जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए एक्सला चैपल संधि हुई तो उससे उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया और ये कर्नाटक का जो ब्रिटिश और फ्रेंची के बीच में जो युद्ध था ये भी समाप्त हो गया था। उसके पश्चात दूसरा कर्नाटक का युद्ध चला, वो 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था उसकी हार हुई थी। में फ्रांसीसी का जो गवर्नर था डुप्ले, उसकी हार हुई थी, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया फ्रांस। और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना करके फ्रांस की सरकार ने भेजा था। और उसने आकर के पंडुचेरी की संधि की थी जो 1755 में की थी। और इसके साथ में इस संधि जब हो गई थी तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो था वो भी समाप्त हो गया था। उसके पश्चात कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी हुआ और ये युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच चला था। और 1756 में शुरू हुआ ये युद्ध जो है जो अ, साप्ताहिक युद्ध, मतलब 7 वर्ष का युद्ध, सप्तवर्षीय जो युद्ध था उस युद्ध का ये अंश माना जाता है। और पेरिस की संधि होने के उपरांत इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। मतलब कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे, तीनों युद्ध किसी न किसी संधि पर जाकर के ये समाप्त हुए थे। उसके पश्चात अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की एक लड़ाई की थी जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। और उस वक्त में फ्रांसीसी जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था लाली। लाली के नाम से एक इनका गवर्नर था जो इसका सेना का नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में पंडुचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। मतलब जो पंडुचेरी थी वो फ्रांसीसियों के अधिकार में थी। और जो 1760 में ये युद्ध हुआ था उसके पश्चात 1761 में ये फ्रांसीसियों से पंडुचेरी को अंग्रेजों ने छीन लिया था। पेरिस संधि के अंतर्गत उसके बाद में क्या हुआ, इसी 61 के बाद में पेरिस संधि के अंतर्गत वो 1763 में पेरिस संधि हुई। उसके अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया, चंद्रनगर को छोड़ करके शेष अन्य सभी प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए थे। और कौन से प्रदेश थे जो 1749 तक उनके कब्जे में रहे थे, जो 1749 के बाद से लेकर के और 63 तक छीने थे, वो सारे प्रदेश अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा दिए थे। सिर्फ एक चंद्रनगर को नहीं लौटाया था। और ये प्रदेश क्या है, भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे थे। मतलब भारत की आज़ादी तक तो फ्रांसीसी जो है जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक हिंदुस्तान के अंदर उपस्थित थे।
अब जब फ्रांसीसियों का मतलब शक्तियाँ कम हो गई, अंग्रेज़ों ने अधिकतर भारत पर अधिकार कर लिया, तो जो ब्रिटिश शक्ति जो अंग्रेज़ थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कैसे हुआ और उसमें क्या-क्या विशेषता थी, तो देख लेते हैं। कि भारत आए यूरोपियों में, जो यूरोपीय देश से जो भारत में आए थे, उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली नौशक्ति जो थी, वो अंग्रेजों की थी। इसी कारण से इन्होंने सभी अन्य विदेशी शक्तियों को या यूरोपीय शक्तियों को पराजित किया था। विलियम डेक ने 1579 ईस्वी में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया और 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हाल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। मतलब पहले समुद्र मार्ग से आए थे, लेकिन ये मिल्डेन हाल नामक एक व्यक्ति था, वो थल मार्ग से यानी पृथ्वी से पैदल चल के या किसी और माध्यम से आया था। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। तो ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर जो कंपनी थी, उसकी स्थापना 1599 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश कंपनी ने की थी। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, और महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर प्रदान किया था और जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई या उसका जन्म हुआ था। तो एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर प्रदान किया, उसके अनुसार ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। मतलब जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उनका दूत बन के आया था कैप्टन हॉकिंस, और ये सूरत पहुंचा था, जहां से वो मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आया था। मतलब उस वक्त में जहांगीर का शासनकाल था, तो जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर के उसे आगरा में रहने की या बसने की अनुमति दे दी थी और उसके साथ ही 4000 का मनसबदार एवं जागीरें प्रदान की थी। मतलब उस वक्त में मनसबदारी दी जाती थी मुगल काल में, तो इसको भी अपना मनसबदार बना लिया था और कुछ जागीरें इसको दे दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो था वो टॉम्स स्मिथ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर टॉम्स स्मिथ था। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी तथा सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे। मतलब ये जहांगीर का जब शासनकाल था, तो कैप्टन हॉकिंस 1609 में आया था और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में या भारत में आए थे। मुंबई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार मुंबई का वास्तविक संस्थापक था। तो मुंबई का संस्थापक कौन हुआ? गेराल्ड ओंगियार, जो मुंबई में गवर्नर लगाया गया था। ओंगियार ने तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की भी स्थापना की थी। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय फिर 1661 में बन गए थे। उनका विवाह क्या है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया था और ये पुर्तगालियों के ही अंडर में क्या थी, ये मुंबई थी। तो जब राजकुमारी से विवाह हुआ तो उसके कारण से चार्ल्स को दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हो गई। मतलब जो चार्ल्स द्वितीय था उसको दहेज में मिल गई थी ये मुंबई, और जिसे उन्होंने 10 पाउंड सोने के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको किराए पर दे दिया था मुंबई को, और 10 पाउंड सोने के सिक्के वार्षिक इनसे लिया करते थे। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव, ये 3 गांव कौन कौन से, सूतानुती, कालिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त की थी, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया और कालांतर में यही जगह कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चारनोक ने रखी थी। मतलब 1698 ईस्वी में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ने क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव लिए थे, सूतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर। इनको 1200 रुपये में भुगतान करके ये गांव लिए थे और यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, और आगे चल करके यही कोलकाता नगर कहलाया था, जो वर्तमान में कोलकाता है, और इसकी नींव जो रखी थी वो जॉब चारनोक ने रखी थी। याद रखना, कोलकाता की नींव किसने रखी थी? जॉब चारनोक ने। अब यूरोपीय कंपनियों का भारत में मतलब जो अनेक कंपनियां या अनेक जो यूरोपीय शक्तियां आई थी, अनेक देशों के लोग यहाँ पर आए थे, तो वो कौन कौन से सन में आए थे, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम यहाँ पुर्तगाली आए थे, जो 1498 ईस्वी के अंदर
भारत के अंदर आए थे, जो फर्स्ट जो आए थे उसकी मतलब, और 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे। अंग्रेज पहले भी आए थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, तब से इनका माना गया है। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, और जो डच थे वो 1602 ईस्वी में आए थे, और डेनिश थे वो 1616 ईस्वी के अंदर भारत में आए थे, और फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में भारत आए थे, और स्वीडिश जो स्वीडन वाले थे वो 1731 ईस्वी में भारत आए थे। अब ये अनेक यूरोपीय शक्तियां हैं, भारत के अंदर भारत को लूटने के मकसद से, या भारत से व्यापार करने के मकसद से, या भारत पर अधिकार करने के मकसद से जो आए थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली जो शक्तियां थी, ये नौ शक्ति, जिसकी अंग्रेजों की सबसे शक्तिशाली सेना थी। इस कारण से किसी के भी पैर ज्यादा दिन तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं टिक पाए, लेकिन फ्रांसीसी अंग्रेजों से संधि करके और कुछ हिस्से में अपना अधिकार फ्रांसीसियों ने रखा था, जो भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी हिंदुस्तान के अंदर रहे थे। बाकी अंग्रेजों का या ब्रिटिशियों का ही अधिकार भारत के ऊपर रहा था। अब जब अधिकतर भारत पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया था, या इंग्लैंड के लोगों का हो गया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था, तो उसके वक्त उस क्या मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब जो पहले भारत की अर्थव्यवस्था चल रही थी, जो राजाओं के समय में मुगल काल में, और उसके पश्चात में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में देखते हैं। तो वारेन हेस्टिंग जो है 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर भू राजस्व की वसूली के लिए फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। तो वारेन हेस्टिंग ने 1672 में फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, और वो किसकी जगह पे की थी? द्वैध शासन व्यवस्था के स्थान पर। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे दी जाती जो सबसे अधिक बोली लगाता था। मतलब फार्मिंग सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था कर दी थी कि जो कर वसूल किया जाता था, तो ऐसे लोगों से को जवाबदारी दी जाती थी जो सबसे ज्यादा कर देने की बोली लगाता था, तो उसे वो मतलब उसको व्यवस्था में जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप कमाइए। तो उसमें क्या है, जितना बोली लगा था उतना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कर जमा करता, लेकिन बचा हुआ कर या ज्यादा वसूल किया हुआ कर अपने पास भी रखा करता था। क्लाइव के समय भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था। मतलब क्लाइव के समय में भू राजस्व का 1 साल का बंदोबस्त होता था, मतलब वार्षिक बंदोबस्त होता था। लेकिन जब हेस्टिंग आया तो उसने इस बंदोबस्त को बढ़ा करके 5 साल के लिए कर दिया था। कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद में 10 साला बंदोबस्त लागू किया, जिसे 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। देखो याद रखना, ये 10 साला बंदोबस्त है जो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, और एक 10 साला बंदोबस्त था जो हमने मुगल काल के अंदर पढ़ा, जो अखबार के दरबार में नवरत्नों में टोडरमल था, उसने भूमि सुधार के लिए 10 साला बंदोबस्त चालू किया था। और ये कॉर्नवालिस जो अंग्रेजी गवर्नर था, उसने 10 साला बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, जिसे 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% का हिस्सा आता था, और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू की गई थी। जो स्थायी बंदोबस्त जो था, उसमें ब्रिटिश के अंडर जितनी जमीन थी, जितना हिंदुस्तान का भूभाग था, उसको 19% भूभाग में ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में ये चीज़ों को इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली का अधिकार क्या है, जमींदारों को दे दिया था। जिनके पास अधिक जमीन थी उनको दे दिया था, और जिनका जो हिस्सा होता था वो 1/10 या 1/11 होता था। मतलब उन जमींदारों को ये जवाबदारी दी थी कि आप कर वसूल करें, और कर वसूल करोगे तो आपको 10वां हिस्सा या 11वां हिस्सा उस कर का आपको दिया जाएगा। 1972 में स्थापित रैयतवाड़ी व्यवस्था 1972 में स्थापित हुई थी, और इसके जो जन्मदाता या इसको लागू करने वाले थे वो थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना किसने की? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ हुई थी? तो 12 महल जिले में हुई थी, और वो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर।
यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास जो चेन्नई है, मुंबई, असम तथा कुर्ग के हिस्सों में लागू की गई थी। और ये हिस्सा क्या है, कुल ब्रिटिश भाग का 51% हिस्सा था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जितना भारत का हिस्सा था, उसका 51% हिस्से के अंदर में इस व्यवस्था को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये जो कर इकट्ठा करते थे जमींदार, उनको ये सुविधा थी कि कितना ही कर वो वसूल कर ले, लेकिन उसकी अपील किसी भी उच्च न्यायालय में या कहीं भी जहां अंग्रेजों का दरबार होता था वहां पर नहीं जा सकते थे वो, उनको कर देना ही पड़ता था। एक महालवाड़ी व्यवस्था चालू हुई थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर हुई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो अंग्रेजों के हिस्से में जितनी जमीन थी उसके 30% हिस्से में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत के आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में ये महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। तो सबसे प्रथम महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव किसने दिया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। औद्योगिकरण एवं धन की निकासी संबंधी विचारों को सर्वप्रथम दादा भाई नारोजी ने उद्घाटित किया था। दादा भाई नारोजी उस वक्त में थे, तो उन्होंने औद्योगिकरण और धन की निकासी संबंधी विचारों का सर्वप्रथम सामने रखे थे ऐसे विचार। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास, ताराशंकर जो बंदोपाध्याय, उनके उपन्यास था गणदेवता, और उस गणदेवता में जजमानी प्रथा का वर्णन है। जजमान, जो जजमानी प्रथा थी उसका वर्णन ये गणदेवता के अंदर मिलता है। कवास जी नाना भाई ने 1854 ईस्वी में प्रथम सूती मिल की स्थापना मुंबई के अंदर की थी। तो कवास जी नाना भाई ने 1854 ईस्वी में सूती मिल की स्थापना की थी मुंबई के अंदर। 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा बंगाल के रिसरा में जूट मिल की स्थापना की गई थी। तो रिसरा में जूट मिल की स्थापना की गई थी 1855 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। तो जमशेदपुर में जो टाटा नगर है, टाटा में जो आयरन कंपनी है, उसकी स्थापना किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने। जल विद्युत की शुरुआत 1898 ईस्वी में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए की गई थी। जो पानी से बिजली उत्पादन करना, तो जो पानी से बिजली उत्पादन करने की प्रथम व्यवस्था थी वो 1898 ईस्वी में की गई थी, और वो दार्जिलिंग शहर को उजाला देने के लिए, रोशनी देने के लिए इस बिजली बनाने की व्यवस्था शुरू की गई थी। 1924 ईस्वी में एक वर्ष कमेटी की अनुशंसा पर रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया था। मतलब उस तक भी बजट पास होते थे, तो रेल बजट और आम बजट जो होता है उनको अलग अलग कर दिया था। और इस वर्ष में दो निजी कंपनी ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रैंड इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना, ये मतलब रेलवे के अंदर ये दो कंपनियों की स्थापना की गई थी 1924 के अंदर। अब क्या है, यूरोपियों ने कहाँ-कहाँ पर प्रथम फैक्ट्रियाँ अपनी लगाई थी। जो बाहर से यूरोपीय शक्ति आई थी, उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ-कहाँ पर लगी थी। तो पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने 1502 ईस्वी में कोच्चि या केरल में स्थापित की थी। और डच जो आए थे उन्होंने 1605 में मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। और अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में वही मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी, डचों को यहाँ पराजित किया था। डेनिसों की 1620 में ट्रावनकोर तंजौर के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। और फ्रांसीसियों की 1668 ईस्वी में सूरत गुजरात में फैक्ट्रियां स्थापित हुई थी। तो दोस्तों, जो मुगल काल के संपूर्ण समाप्ति के पश्चात में मतलब संपूर्ण समाप्ति, या जो राजा मुगल अंग्रेजों के अंडर जिन्होंने शासन किया था, उसके पश्चात में अनेक यूरोपीय शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया। वो उनसे भारत को लूटने की, यानी पर शासन करने की मंशा से या व्यापार करने की मंशा से जो यहाँ आए थे, उन्हें अंग्रेज अंग्रेज जो आए थे उन्होंने सभी को पराजित किया और सभी को भारत से बाहर निकाल दिया था। लंबे समय के लिए, लगभग 200 साल के लिए अंग्रेजों ने शासन किया। लेकिन कुछ हिस्सों में फ्रांसीसी भी भारत के अंदर रहे थे, जो भारत की आज़ादी के समय ही अंग्रेजों के साथ भारत से गए थे। और इन्होंने कहाँ-कहाँ पर कब फैक्ट्रियाँ स्थापित की, इसके बारे में हमने देखा। तो ये था ब्रिटिश कंपनी के बारे में कुछ जानकारी, और आगे की जानकारी हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलता हूँ मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।